तेज तेज इंस्टीट्यूट के प्रेमियों, विश्वास रखिए, हथेली से सूरज को ढका नहीं जा सकता। ज्योतिबा फुले जयंती के शुभ अवसर पर तेज इंस्टीट्यूट की विशेष पहल के तहत शुद्ध हिंदी कैसे लिखें पर आधारित आज की क्लास विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम की विधिवत शुरुआत तेज इंस्टीट्यूट की पाठशाला में शुरू की जा रही है। मित्रों, शुद्ध हिंदी लिखना एक कठिन कार्य है। यह कार्य दुष्कर है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि विराम का अर्थ क्या होता है, चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम का मतलब होता है ठहरना, रुकना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठहरना और रुकना होता है। मित्रों, जीवन की भागदौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना और ठहरना पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। मनुष्य जब काम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। वैसी स्थिति में मनुष्य विराम करते हैं और जब विराम करते हैं तो उनके जीवन में ठहराव आता है और वह ठहराव उनके व्यक्तित्व को समृद्ध करता है। ठीक उसी प्रकार लेखन कार्य में भी ठहराव का विशेष स्थान है, क्योंकि लेखन मनुष्य जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था का नाम है। वह मानसिक अवस्था जिसके रहते हुए लेखक को कहीं न कहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सीधे दौड़ता नहीं रह सकता है। आप जानते हैं मित्रों कि चाहे वह पशु हो या व्यक्ति हो या कोई भी पर्सन हो, उन्हें ठहराव जरूरी है। ठीक उसी प्रकार लेखन कार्य में विचारों का प्रवाह सरपट दौड़ नहीं लगाता है। उन्हें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, उन्हें विराम लेना पड़ता है। वह विराम अनेक चिन्हों के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी मानसिक अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए लेखन कार्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो भाव और विचार की स्पष्टता में बाधा आएगी। जब भाव और विचार की स्पष्टता में बाधा आएगी तो हमारी संवाद कुशलता अच्छी नहीं कहलाएगी और वाक्य व्यर्थ कहलाएगा। वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे।
इस स्थिति में पाठक वर्ग को व्यर्थ माथापच्ची करने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने विराम चिन्हों का हिंदी व्याकरण में प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस की। अब सवाल उठता है कि हिंदी में कितने विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो मित्रों मैं आपको बता दूं, सिर्फ पूर्ण विराम फुल स्टॉप ही हिंदी की देवनागरी लिपि की एक विराम चिन्ह है, और उसके बाद जितने भी विराम चिन्ह हैं वह विराम चिन्ह अंग्रेजी व्याकरण से लिया गया है। आप मेरे लाइव क्लास में आए हुए हैं, हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और न चाहे तो आप सुन भी सकते हैं। मैं अब आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ हिंदी साहित्य में, हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नमस्ते कोमल, मैं अब आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन कौन हैं। मैं उसे बोर्ड पे लिखूंगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक रविवार को लाइव क्लास होगी। यह हो सकता है इसमें अधिक से अधिक एपिसोड बने, इसलिए अगर आपको रविवार फ्री हैं, आप अगर रविवार फ्री हैं तो इस क्लास से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा और उसके बाद उसका प्रयोग भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की आज जयंती है, उन्हें सादर नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पर क्लास, फेसबुक लाइव क्लास आयोजित करने का उद्देश्य एकमात्र था कि ज्योतिबा फुले एक अध्यापक थे और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनूठा कार्य है। सावित्रीबाई फुले दोनों दंपतियों ने आधुनिक भारत में शिक्षा की नींव रखी थी, इसलिए उनके जयंती पर हमने इस क्लास को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित पहली लाइव क्लास। विषय है विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। तेज इंस्टीट्यूट की पाठशाला द्वारा आयोजित की जा रही है और यह तेज इंस्टीट्यूट की विशेष पहल है। मैं आप सबों को इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। कोमल का कहना है कि भैया बोर्ड पर उल्टा दिखाई दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका ये हो सकता है, इसलिए उल्टा दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है मैं फ्रंट कैमरा के द्वारा वीडियो बना रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, इस कारण से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर बैक कैमरा से बनता तो इस तरह से नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए हाँ मैं वही बता रहा हूँ मनीषा जी कि ये जो है, इसलिए फ्रंट कैमरा के द्वारा मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए उल्टा दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं एक आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को विधिवत प्रारंभ करेंगे। कि मैं एक लिख करके दिखाता हूँ, अगर आपको स्पष्ट दिखाई देगा तो मुझे बताइएगा कि हाँ, तब मैं फिर सारी चीज़ इसी पर लिखूँगा और ये आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा जब क्लास आयोजित की जाएगी।
अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट? मेरे हाथ में जो बोर्ड है उस पर दिखाई दे रहा है? मुझे सूचित कीजिए कोई। कोमल, मनीषा, ज्योति, आप तीनों में से कोई सूचित कीजिए कि ये जो मैं बोर्ड हाथ में बोर्ड लिया हूं इस पर दिखाई दे रहा है? नहीं। ये भी उल्टा दिखाई दे रहा है क्या? उल्टा है, ये भी उल्टा है। तो फिर तो ये भी उल्टा है नहीं? फिर तो ये आपको, आप ये क्लास जो है फिर मेरे ख्याल से आप ये क्लास जो है आज की जो क्लास होगी ये तो फिर आपको मेरे ख्याल से वैसे लेना पड़ेगा। मैं एक कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताइएगा ठीक है कि बोर्ड सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं और मेरा फेस सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई देगा तो मुझे सूचित कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्लास पे बात करेंगे। एक चीज़ बताइए। अच्छा अब देखिए तो बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है सीधा अब बोर्ड सीधा दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ बोर्ड पर सीधा दिखाई दे रहा है? अरे देखिए ढंग से दिखाई देगा, सीधा दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये इसके लिए 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को इंतज़ार करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों की क्लास ले पाऊँगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आप लोगों का कहना है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये पहली क्लास है तो थोड़े सा परेशानी हो सकती है। मुझे पता था कि फ्रंट कैमरा में सीधा दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों ने सूचित किया कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके लिए मुझे दूसरा कोई भी रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट रुकिए। अब दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, मैं मोबाइल को बैक में लगाया हूँ, तो आप अब मैं जो भी लिखूँगा बोर्ड पे लिखूँगा और जो बताऊँगा तो वो बोर्ड पे बताऊँगा। मैं कैमरा के सामने नहीं होऊंगा, ठीक है? और मुझे आप एक बार बताइए कि मेरा फोटो आ रहा है ना? मेरा फोटो स्पष्ट आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, चलिए तो फिर हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ देर के लिए असुविधा हुई आप लोगों के लिए को, इसके लिए मुझे खेद है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में कौन कौन सी विराम चिन्ह प्रयुक्त हैं? स्टार देकर लिखेंगे हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग राइटिंग से नहीं देखिएगा। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह।
दिखाई दे रहा है हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह? ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। स्टॉप, इसका चिन्ह ये होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोमा। COMMA, कोमा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। हाइफन, ये छोटा सा होता है, दो शब्दों को जोड़ने में या कुछ समास के में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। हम लोग चौथा पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाचक चिन्ह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन, INTERROGATION, इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका चिन्ह होता है ऐसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर हम लोग पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह। पांचवा पढ़ेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, देखिए ये होता क्या है, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होता है, एक डबल इन्वर्टेड कोमा भी होता है। तो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुछ कुछ आएंगे, कथन आएंगे, कवियों के कथन आते हैं, तो ये पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे छठा पढ़ेंगे, हम लोग छठा पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आप स्टार दे करके लिख सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह को जो है नहीं, विस्मयादि बोधक नहीं, उद्धरण चिन्ह को जो है अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है। और सातवां हम लोग याद रखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम। ठीक है। और ये अर्धविराम का चिन्ह होता है ऐसे। आप लोग अगर ये नोट कर लिए होंगे तो फिर मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोर्ड पर जो लिखा हो वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों की शिकायत है कि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
क्या स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक आदमी कह रही, मनीषा जी बता रही हैं कि हाँ दिखाई दे रहा है। कोमल बता रहे हैं कि भैया स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मिथिलेश जी बता रहे हैं कि अब दिख रहा है। अच्छा, अब ठीक है। तो चलिए, अब ठीक है तो लिख लीजिए कि आप मैं ये हर रविवार को क्लास होगी, तो अगर आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, और नहीं तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्लास लेना चाहें या ना लेना चाहें। लेकिन ये हर रोज़ लाइव क्लास होगी। अगर आप लोग ये लिख लिए, आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, थोड़ी सी आज की क्लास में दिक्कतें होगी, क्योंकि पहली बार है, मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता भी नहीं था कि समय मिथिलेश जी बता दिया जाएगा। अभी तो समय मैं निर्धारित नहीं किया हूं, लेकिन समय आपको मेरे फेसबुक पेज से, तेज इंस्टीट्यूट के मेन पेज से आपको बता दिया जाएगा कि समय क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए कि दिखाई दे रहा है स्पष्ट? दिखाई दे रहा है ना? कोई बताए, मुझे सूचित कीजिए कि दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 तक लिख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे क्लास को ले चलते हैं। मैं अभी तो हिंदी पे आधारित, शुद्ध हिंदी कैसे लिखे पर आधारित लाइव क्लास ले रहा हूं। आप अगर मेरे पेज से जुड़े रहेंगे तो आपको इससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। ये हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में नेट पर आधारित लाइव क्लास भी लेकर आए, 10-15 एपिसोड लेकर आए या कुछ लेकर आए। तो अगर आप मेरे पेज से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे। चलिए, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 7 तक पढ़ लिया था ना? 7 तक पढ़ लिया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां, जो होगा हमारा निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश भी कहते हैं। आप लोग डैश कहते होंगे, डैश से याद होगा निर्देशक। ठीक है, डैश। हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग का बहुत महत्व है, इसीलिए मैं इन सब चीजों पे बात कर रहा हूं। और एक आता है कोष्टक। कोष्टक आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के कोष्टक होते हैं, लेकिन हिंदी में भी कोष्टक का प्रयोग होता है। एक तो इस तरह से होता है, एक होता है जैसे आप सीधा लिख लीजिएगा, हो सकता है कि मैं सही ना लिख पाऊं। ठीक है, एक ऐसे होता है और एक होता है इस तरह से। ये 3 तरह के कोष्टक के प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में भी। और देखिए, त्रुटि पूरक और हंस पद या हंस पद, जिसे त्रुटि पूरक कह दीजिए और हंस पद के लिए त्रुटि पूरक। ठीक है, त्रुटि पूरक। ये त्रुटि पूरक जो होता है, जब हम कभी कभी देखते होंगे कि हम लिखते वक्त कभी कभी कुछ चीजों हमसे छूट जाती है, तो हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन ये प्रयोग गलत है। ठीक है, हम लोगों को ये प्रयोग सही नहीं है। ऐसे हम लोग लिख करके ऊपर में लिख देते हैं, ये प्रयोग गलत है। त्रुटि पूरक या हंस पद। अब एक चीज याद रखिएगा, हंस पद इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये चिन्ह जो होता है ना, हंस के पैरों की तरह होता है, इसलिए इसे हंस पद कहा गया है। तो ये होता है आपका, ऐसे होगा ऐसे, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा लिखते हैं ऐसे। ये गलत प्रयोग है। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदी में
अन्य विराम चिन्हों को भी व्याकरणाचार्यों ने उन्हें अपना लिया है और वह धड़ल्ले से प्रयोग की जाती है, वह है कोलन या उपविराम। आप कोलन या उपविराम, कोलन या उपविराम, आप इसे अन्य विराम चिन्हों में भी शामिल कर सकते हैं। कोलन या उपविराम, उपविराम, कोलन या उपविराम, इसे आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आजकल तो बराबर अक्सर जो भी विद्यार्थी लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, जो भी शिक्षक या जो भी शोधार्थी हैं वो लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वह तो इसका जरूर प्रयोग करता है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। जैसे आप ऐसे दे देते होंगे, ऐसे कर देते होंगे। विवरण चिन्ह का प्रयोग धड़ल्ले से लोग प्रयोग करते हैं। एक तो हाँ, अब एक तो ये हो गया। अब हम लोग 13 में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, चिन्ह। इसको ऐसे करके देखते होंगे आप, डॉक्टर लिखते होंगे तो, लेकिन लोगों को पता नहीं होगा कि ये लाघव चिन्ह है। इसीलिए हमने इस चीज को, और हम इसका उद्देश्य है, देखिए इसका एकमात्र उद्देश्य है, यह उद्देश्य नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है हम अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं, और हो सकता है उससे आपको भी फायदा हो जाए। इसलिए इस क्लास को मैंने शुरुआत की, इस क्लास की मैंने शुरुआत की, ठीक है। और एक होता है तारक चिन्ह, तारक चिन्ह जिसे स्टार चिन्ह कहते हैं आप लोग, तारक चिन्ह, ठीक है। तो स्टार चिन्ह तो बहुत लोग किसी ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन स्टार चिन्ह को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 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 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चित्रकला में तो निपुण नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा गलती हो सकता है, तो आप अपने अनुसार बना लीजिएगा स्टार, ठीक है। तो ये ठीक है स्टार चिन्ह, ये 14 चिन्ह कुल मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के ज्ञान कोश में होगा या आप लोगों के अध्ययन से होगा, तो मुझे बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम उससे लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है, और उसको हम भी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो ये कुल मिलाकर के 14 चिन्हों का हम लोग हिंदी में प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आज की क्लास में देखिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये समस्याएं तो बनी रहेगी मेरे ख्याल से, इसलिए बनी रहेगी क्योंकि ये लाइव तो पूरी तरह से डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये तो हमारा क्लास की बोर्ड है, तो इसलिए ये समस्याएं थोड़ी सी बनी रहेगी स्पष्ट न दिखाई देने का। अगर ज़्यादा दिक्कतें होगी तो मैं आप लोगों को, अगर आप रविवार की जो क्लास होगी तो इसमें हम आपको PDF भी दे सकते हैं इसका, तो इसलिए आप ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। और लाइव क्लास नहीं है ये, डिजिटल लाइव बोर्ड तो है नहीं तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, तो जितना दिखाई दे रहा है कोशिश कीजिए उसको कवर करने का, ठीक है। और रही बात एक तो ये, अब हम लोग 30 मिनट हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में तेजी से इसको सीख लेते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और ये हम लोग अगर सीख जाएंगे तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पूर्ण विराम का, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आपकी समस्याओं को मैं ध्यान दे रहा हूं, अगले क्लास में इनको कोशिश रहेगी हमारी कि काफी दूर हो, तो हम लोग आज देख रहे हैं पूर्ण विराम। अब बोर्ड दिखाई दे रहा है, बताइए कोई मुझे, ठीक है, ठीक है मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, ठीक है। पूर्ण विराम, अब हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग देखते हैं कि पूर्ण विराम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए सबसे पहले इन्हीं चीजों को सीखिए। यहाँ लिखा हो पूर्ण, पूर्ण मीन्स हम लोग जानते हैं पूरा, पूर्ण मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, पूरा। और विराम, विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहरना,
ठीक है, या रुकना। तो पूर्ण विराम वही होगा जब जहां वाक्य पूरी तरह से खत्म होगा, वाक्य पूरी तरह से खत्म होगा, जहां पर पूरी तरह से विचारों का भाव रुक जाएगा, भाव या विचार रुक जाएंगे, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। तो हम लोग, आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, लिख सकते हैं कि पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, अर्थ है पूरी तरह रुकना, तरह रुकना। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। एक तो ये बात याद रखना है। अब याद रखना है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, एक बात ये तो, एक तो ये याद रखना आपको कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। दूसरा याद रखना आपको, जहां जहां वाक्य वाक्य की गति, वाक्य की गति या प्रवाह, वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप ले ले, अंतिम रूप ले ले, रूप ले ले। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो वहां पर ये पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। दूसरी पॉइंट में याद रखना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं कि या में कह सकते हैं कि जहां, आप कह सकते हैं जहां विचार के तार एकदम टूट जाए, जहां विचार के तार एकदम टूट जाए, विचार के तार एकदम टूट जाए, एकदम टूट जाए, वहां पे आप टूट जाए, वहां पे आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आपको इसमें भी समझ नहीं आ रहा तो आगे और कहिए, आप यह कह सकते हैं कि जहां वाक्य समाप्त हो जाता है, जहां वाक्य समाप्त हो जाता है, वाक्य समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हो जाता है, जहां वाक्य समाप्त हो जाता है। तो ये तीन स्थिति है, तीन तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा, आप अब दिख रहा है ना सब कुछ स्पष्ट? कोई मुझे सूचित कर दीजिए एक बार, कोई मुझे बता दीजिए कि सब कुछ दिख रहा है स्पष्ट? बताइए जरा, आप लोग बता दीजिए मुझे कि स्पष्ट दिख रहा है ना? तो एक तो ये कि आप इसे तीन तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण विराम का, कि एक तो पहला पॉइंट याद रखना आपको कि, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पहला आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना है, अरे यार एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बड़ा दिक्कतें हो रही है आज की क्लास में। आगे से नहीं होगी आपको, आगे से मैं कोशिश करूँगा इसलिए आपको इतनी समस्याएं नहीं होगी। ये पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ी सी हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि संसाधन की अनुपलब्धता है और जितने संसाधन है उसका सही से मैं प्रयोग नहीं कर पाया। मुझे इस बात का नहीं पता था कि फ्रंट कैमरा से बोर्ड उल्टा दिखेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, तो ठीक है। तो तीन तरह के बातें याद रखना आपको। एक तो अर्थ पूरी तरह रुकना चाहिए, इसका अर्थ होता है पूरी तरह रुकना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां विचार के तार एकदम टूट जाए, जहां वाक्य समाप्त हो जाता है। ऐसे तीन स्टेजों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, जैसे कि यह हाथी है, यह हाथी है, हाथी है। दूसरा वाक्य ले लीजिए, वह लड़का है, वह लड़का है। मतलब कि अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा तरह से विचार टूट रहा है, पूरा तरह से वाक्य खत्म हो रहा है, वह लड़का है, आगे कहने की कोई बात ही नहीं है। तीसरा बात है मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, आदमी हूं, मैं आदमी हूं। चौथा वाक्य ले लीजिए आप, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो,
जा रहे हो। ये चारों उदाहरण जो है, इसके अलावा और सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सारे वाक्य, इन सबों में आपको देखना, ये 4 वाक्य जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है, इन चारों वाक्यों में सबसे बड़ी बात जो देखनी है, सबसे आपको पूछ देगा कि कैसे हम मान ले। इसमें आपको जो बोलना है, आपको तर्क जो देना है, अपनी तर्क जो देना है वह देना है कि इन सभी वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। पूरे वाक्य ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र वाक्य है ये, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर आपको देना है सबके विचार अपने में पूर्ण है, बिल्कुल तरह से विचार पूर्ण है। अब कहना है, अब तीसरा 2 वाक्य, आप 2 तर्क दे दिए कि सारे वाक्य स्वतंत्र हैं भैया। दूसरा कि सभी के विचार पूर्ण हैं, पूरी तरह से है, पूरा कहा हुआ बातें हैं, कोई भी चीजें रह नहीं रहा है। और तीसरी बात जो कहना है, तो ऐसी स्थिति में, ये 2 बात कह लीजिए, ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। और ये आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक वाक्य के अंतिम पर, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। एक तो ये बात याद रखना है। अब दूसरे चीज़ों की इसमें जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, वह रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। इसे मिटा दो ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा कि इसका और क्या प्रयोग हो सकता है और कहाँ कहाँ लोग गलती करते हैं, ये भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आज कुछ देर आप लोगों को असुविधा हुई है, मुझे इस बात की खेद है, लेकिन आगे की क्लास में मैं नहीं होने दूंगा। अब देखिए, एक और दूसरे जगह कब मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, 2 तरह से, आप 2 लिख लीजिए। एक तो आपको वहां पर प्रयोग होगा जब कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मैं कह रहा हूं, कभी कभी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय, कभी कभी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्यांशों का मतलब हुआ कि वाक्य का अंश, ऐसा नहीं कि वाक्य पूरा हो, किसी वाक्य का अंश। जैसे उदाहरण देखिए, आप लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के सजीव, कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के सजीव वर्णन में प्रत्येक वाक्य के अंत में, प्रत्येक वाक्यांश के अंत में, वाक्य कहिएगा तो फंस जाइएगा, वाक्यांश के अंत में, प्रत्येक वाक्यांश के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। एक तो ये बात आपको याद, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु के सजीव वर्णन में प्रत्येक वाक्यांश के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए आप, जैसे कि आप, जैसे गोरा रंग। अब देखिए, एक बात याद रखिए, गोरा रंग किसका होगा भैया? किसी आदमी का होगा या किसी पशु का होगा, किसी पक्षी का होगा। तो गोरा रंग ये क्या है? वाक्यांश है, किसी वाक्य का अंश है। जैसे राम गोरा रंग का लड़का है, या गाय गोरा रंग का है, ठीक है। तो ये किसी वाक्य का अंश है। एक तो ये बात याद रखना। फिर आप देखिए कि गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक,
सेब की झलक की झलक। अब भैया एक चीज बताओ, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक किसकी होगी? किसी न किसी नायिका की होगी, किसी न किसी सुंदरी की होगी। तो ये ठीक है, तो ये 2-3 उदाहरण। और अगर आप लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, नाक की सिद्ध में, नाक की सिद्ध में, नाक की सिद्ध सिद्ध में ऊपर की, में ऊपर की ओंठ, ऊपर की ओंठ, नाक की सिद्ध में ऊपर की ओंठ पर मक्खी की तरह, पर मक्खी की तरह, सॉरी, पर मक्खी की तरह, मक्खी की तरह, की तरह, की तरह, मक्खी की तरह काले बाल। अब ये जो दृष्टांत दे रहा है, ये जो उदाहरण दे, मतलब ये जो वाक्यांश कर रहा है, ये तो किसी न किसी के बारे में कह रहा है, काले बाल। तो ये आदि आदि कर दीजिए, आप डॉट डॉट कर सकते हैं, डॉट डॉट, ठीक है, और सारे वाक्य होंगे। तो ये अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है, अब आपसे पूछे, आप यहाँ पर जो आपको देना है कि तर्क जो देना है कि यह तर्क क्या होगा, तो तर्क यह होगा भैया कि यहाँ जो है व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि भाई गोरा रंग तो चेहरा का होगा, गालों पर तो गाल की प्रशंसा की जा रही है, गालों पर कश्मीरी सेब की दे रहा है, मतलब कि समान बता रहा है, सादृश्यता दिखाई जा रही है। नाक की सिद्ध में ऊपर की ओंठ पर मक्खी की तरह काले बाल, तो ये दिखाई जा रही है। तो ये तो यहाँ पर को आपको याद रखना है कि यहाँ व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव वर्णन हो रहा है, ठीक है। और ये किसी न किसी वाक्य के चुने हुए शब्द और वाक्यांश हैं। तो यह ऐसे स्थिति में आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना होगा, ठीक है। एक तो ये 2 बातें। अब देखिए पूर्ण विराम का लोग गलत प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 ही प्रयोग काफी है, 2 ही प्रयोग इसके ज्यादातर आते हैं। एक तो सबसे ज्यादा कि वाक्य की समाप्ति पर, तो ये ही बात याद रखिएगा तो काफी है। अब एक चीज और देखना है आपको कि मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज और आपको देखना है ये कि दूसरा, मतलब अब एक आप स्टार देकर लिखिए, पूर्ण विराम के दुष्प्रयोग। पूर्ण विराम के दुष्प्रयोग मतलब कि पूर्ण विराम का गलत प्रयोग कौन कौन करते हैं, पूर्ण विराम के दुष्प्रयोग, दुष्प्रयोग। इसमें मैं आपको उदाहरण के माध्यम से दिखाऊंगा कि गलत कहां पर है दुष्प्रयोग, ठीक है। पूर्ण विराम के दुष्प्रयोग कि मतलब लोग कहां कहां पूर्ण विराम के गलत प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए कि जब आप सावधानी नहीं रखेंगे, जब आप भाषा पर पकड़ नहीं रखेंगे, तो आपसे ये गलतियां होगी। गलतियां क्या होगी? गलतियां बड़ी नहीं होगी, आप पूर्ण विराम के जगह पे अल्प विराम लगा करके चले जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे देखिए एक उदाहरण है, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते, नहीं जानते, पूर्ण विराम। आप मुझे नहीं जानते, पूर्ण सॉरी अल्प विराम, ठीक है, कोमा। और महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, व्यस्त रहा हूं, रहा हूं। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, आप मुझे नहीं जानते पर कोमा का प्रयोग हो गया है, जो कि यह गलत है। यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। क्यों होगा पूर्ण विराम का प्रयोग? क्योंकि यहां वाक्य पूरा खत्म, आप मुझे नहीं जानते, पूर्ण वाक्य रहा, आप मुझे नहीं जानते। मैं किसी से कह रहा हूं कि आप मुझे नहीं जानते, पूरी तरह से वाक्य खत्म हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं। दोनों वाक्य पूर्ण है, स्वतंत्र है, लेकिन प्रयोग क्या किया दिया गया है? कोमा का। तो ये गलत है, इसलिए सही होगा ये गलत है, गलत है। और सही क्या होगा? सही होगा
आप मुझे नहीं जानते, नहीं जानते, पूर्ण विराम। महीने में, महीने में, महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूं, व्यस्त रहा हूं। महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा। ये सही प्रयोग है, ये गलत प्रयोग है। ठीक है, लोग गलती कर देते हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और अगर कोई पूछेगा कि भैया ये कैसे गलत हुआ, तो आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि वाक्य पूरा हो गया। आप मुझे नहीं जानते, ये वाक्य पूरा है। महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, ये भी वाक्य पूरा है, लेकिन दोनों कोमा दे करके इसको जोड़ने का एक वाक्य बनाने की कोशिश की गई है, जो गलत है। अब आप मुझे नहीं जानते, ये पूर्ण है। मैं महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, ये भी पूर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य सही हैं। अब एक तो ये। अब देखिए, एक गलती क्या करते हैं। एक तो हो गया कि आप भैया कि पूर्ण विराम के जगह पे अल्प विराम प्रयोग कर दिए हैं। अब एक आपको दिखा देता हूं कि अल्प विराम के जगह पर लोग पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वो भी चीजें आपको याद रखना है। जैसे अल्प विराम की जगह पे लोग पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दिखाता हूं आपको। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं। मैं मनुष्य में, यहां पर यह मत बोलिएगा कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं मनुष्य में, स्त्री कह रहा है, ठीक है ना। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, मानवता देखना चाहती हूं, देखना चाहती हूं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, नहीं है। अब देखिए, नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने गलत प्रयोग कर दिया। ये देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, ठीक है। अब कह रहा है उससे, किसके बारे में, तो मनुष्य के बारे में। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता, पूर्ण विराम का, क्षमा कीजिएगा, अल्प विराम का प्रयोग होता है। लेकिन इन्होंने कर दिया पूर्ण विराम का। इन्होंने वाक्य को संपूर्ण कर दिया, पूर्ण कर दिया, जो गलत है। ये शुद्ध क्या होगा, ये गलत है, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, मानवता देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, कोमा, ठीक है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ये वाक्य सही है। इच्छा नहीं है, नहीं है, ये वाक्य सही है, ये वाक्य सही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अल्प विराम की जगह पूर्ण विराम का प्रयोग कर जाते हैं और पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने सीखा पूर्ण विराम का प्रयोग। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी अगर आप कहीं देखते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग और जगह पे होना चाहिए या पूर्ण विराम का प्रयोग मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी सब कुछ दिया हुआ है मेरे पेज पे, तो उससे आप मैसेज भी पर्सनली कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ मुझसे छूट रहा हो तो वह आप बताएंगे तो मैं उससे सीख लूँगा, या जो बताया हूँ अगर कोई संशय हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हैं, पर्सनली मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों का क्लास यहीं पर, हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास
विराम चिन्हों के प्रयोग का पूर्ण विराम तक आए हैं। ठीक है, और अगली रविवार को हमारी क्लास इसी विषय पर होगी, तेज इंस्टीट्यूट की पाठशाला में। ठीक है, ये इसका नाम मैंने दिया है तेज इंस्टीट्यूट की पाठशाला में। शुद्ध हिंदी कैसे लिखें और विराम चिन्हों के प्रयोग, पहला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और दूसरा ये तेज इंस्टीट्यूट की विशेष पहल है, ज्योतिबा फुले की जयंती पर है। ज्योतिबा फुले ने कहा था हथेली से सूरज को ढका नहीं जा सकता है। विश्वास रखिए मित्रों, आपका सहयोग, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, मेरा सहयोग अगर सार्थक होगा, सही दिशा में होगा, तो सच में मतलब हमारे उगते हुए सूरज को कोई हथेली रोक नहीं सकता है, उसे झुका नहीं सकता है, उसे तोड़ नहीं सकता है, उसकी रोशनी को आने से रोक नहीं सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज उस महामानव को, उस अध्यापक को सत सत नमन करते हुए अपनी क्लास खत्म करता हूँ। आप अपना राय विचार, ठीक है, अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, पर्सनली दे सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सबों के प्रति कृतज्ञ हूँ और आपके प्रति श्रद्धा सिक्त हूँ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।